नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि पॉलिटिकल साइंस में मौलिक अधिकारों से जुड़ी एक वीडियो आप देख चुके हैं, ये नेक्स्ट वीडियो है। उस पहले वीडियो में हमने जान लिया था पहले 3 मौलिक अधिकारों के बारे में और मौलिक अधिकारों की विशेषताओं के बारे में। उन सब के बारे में हमने जान लिया था कि अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार अपनाए हैं और जो है सबसे पहले किसने मौलिक अधिकारों को अपनाया था, फ्रांस के द्वारा मौलिक अधिकारों को संविधान में पहले जगह दी गई थी। वो सारा कुछ हम पार्ट 1 में देख चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देखिएगा। अब नेक्स्ट जो बचे हुए 3 मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो हम पढ़ चुके हैं पहला मौलिक अधिकार, दूसरा मौलिक अधिकार और थर्ड मौलिक अधिकार हम पढ़ चुके हैं। एक बार रिव्यू ले लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पहले मौलिक अधिकार 14 से लेकर 18 तक किसका? समानता का अधिकार। पहला कौन सा अधिकार है? समानता का अधिकार। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से लेके 22 तक। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 19 से लेके अनुच्छेद 22 तक जो हम पढ़ चुके हैं। और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। शोषण के विरुद्ध अधिकार। इससे आगे हम बढ़ते हैं। चौथा अधिकार है जो हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेके 28 तक। और जो पांचवा जो है अधिकार है हमारा वो है शिक्षा एवं संस्कृति से संबंधित अधिकार जो 29 और 30 में है। और सबसे लास्ट में आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 के अंदर हम उसको देखते हैं। चलिए पहले 3 अनुच्छेद हम पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में। अब लास्ट के जो 3 बचे वो उनके ऊपर बात करते हैं। चौथा जो हमारा मौलिक अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कहाँ से लेके कहाँ तक? अनुच्छेद 25 से लेके अनुच्छेद 28। 1 नंबर में पूछ सकता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो 25 से लेके 28 तक। एक एक को बारीकी से देख लेते हैं। अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? भारत का प्रत्येक नागरिक किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसका प्रचार कर सकता है। ठीक है, किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की आज़ादी किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 में। मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 25 में धर्म को मानना और उसके बारे में प्रचार करना किस में है? अनुच्छेद 25 में। और अनुच्छेद 25 में जैसे जो है ये कृपाण रख सकते हैं, जैसे सिख में है कृपाण, हिंदू में जैसे सिंदूर वगैरह लगाना है ये लगा सकते हैं, ठीक है ना। और जो है जैसे मुस्लिम में है हिजाब, हिजाब जो होता है वो पहनने का वो कर सकते हैं। तो पूछ लेगा कृपाण जो है सिख धर्म से रिलेटेड जो कृपाण है वो किस अनुच्छेद से रिलेटेड है, तो अनुच्छेद 25 से रिलेटेड है। ठीक है, अनुच्छेद 25 हमारा क्लियर हुआ। धर्म को क्या करना है? मानना और प्रचार करना है। ठीक है, फिर अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? भारत का कोई भी नागरिक जिस धर्म को मानता है उस धर्म के बारे में क्या कर सकता है? संस्था का स्थापना कर सकता है, संस्थाओं की स्थापना कर सकता है, मंदिर बना सकता है, गिरजाघर बना सकता है, मदरसे बना सकता है। तो ये कौन सा अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 26 हमें ये अधिकार देता है। उन मदरसों मंदिरों का निर्माण जो है वो संचालन कर सकता है। उनसे जो हमें पैसा मिलता है उसको हम क्या कर सकते हैं? अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? विधिवत पैसा अर्जित कर सकते हैं। भाई चंदा इकट्ठा करने के रूप में या एक बॉक्स बना दिया जाता है, उसमें चंदा इकट्ठा कर लिया जाता है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड हम कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में क्या है? धर्म से रिलेटेड संस्थाओं की स्थापना, संस्थाओं का संचालन और जो संपत्ति, ठीक है, संपत्ति अर्जन करना कैसे? विधि समस्त संपत्ति को अर्जित करना। ठीक है, फिर आता है अनुच्छेद 27। विशेष धर्म की उन्नति या पोषण में जो खर्च होता है उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा, मतलब वो टैक्स फ्री होगी। जैसे मंदिरों से मदरसों से में जो भी रुपया आता है दान दक्षिणा के रूप में, जितना भी रुपया आता है, करोड़ों अरबों लाखों जितना भी रुपया आता है उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, टैक्स फ्री किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 27 में। ठीक है, पूछ लेगा जो धर्म के लिए पैसा आता है वो टैक्स फ्री किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 27 के तहत है। ठीक है, अनुच्छेद 28 क्या कहता है? राज्य विधि से पूर्ण रूप से संचालित संस्थान,
भाई जो सरकार के पैसे जिस संस्थान पे लगे हैं ना, उन संस्थाओं में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता। और वहाँ के जो धार्मिक या कोई भी कार्यक्रम होता है, अनुष्ठान होते हैं, उनमें भाग लेने के लिए कोई भी किसी भी नागरिक को बाध्य नहीं कर सकता। ठीक है। जिस संस्थान में राज्य सरकार या सरकार द्वारा जो पैसा लगाया जाता है, सरकार की जो संस्था होती है, उसके अंदर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। जैसे सरकारी स्कूल होते हैं, ठीक है, इनमें धार्मिक शिक्षा अलाउड नहीं करता। कौन सा संविधान का अनुच्छेद? अनुच्छेद 28 के तहत। और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए किसी को भी बाध्य नहीं किया जा सकता। जैसे कोई हवन होता है, उसके लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता, ठीक है, कि आपको बैठना ही बैठना हवन के अंदर, पूजा के अंदर, या मदरसों में आपको जो है नमाज अदा करनी है या नहीं करनी है। तो इससे रिलेटेड जो है कौन सा संविधान में छूट देता है? वो अनुच्छेद 28 छूट देता है। तो हमने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक पढ़ा। 25 में हमने क्या पढ़ा? किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कृपाण रखने का जो है अधिकार है किसको? सिखों को, ठीक है। और भाई जैसे सिंदूर लगाने का, या हम कह लें मदरसों में जो हिजाब पहनने का, ठीक है, वो सारा। और 26 क्या कहता है? संस्थाओं की स्थापना कर सकता है, कोई भी अपना धर्म चला सकता है। उसके लिए देखिए सबसे पहले क्या होगा? धर्म को माना जाएगा, उसके बाद उसकी संस्थाएं। धर्म को मानना है 25 में, संस्थाओं की स्थापना किस में है? 26 में। उससे रिलेटेड संस्थाओं में जो भी धन आता है, मंदिरों में, मदरसों में जो भी धन आता है, उसको अर्जित कर सकती है, ठीक है, विधिवत। और उसके बाद जो है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से याद रखने की ट्रिक है कि सबसे पहले स्थापना करते हैं, उसके बाद धर्म की उन्नति के लिए, या हम कह सकते हैं कि विधिवत स्थापना करेंगे, प्रचार करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? जो रुपया आता है वो टैक्स फ्री रहेगा। उसके बाद विधिवत जो सरकार के द्वारा चलाई गई संस्थाएं हैं, उनके अंदर किसी भी चीज़ को बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। और क्या नहीं दिया जाएगी? धार्मिक शिक्षा उसके अंदर नहीं दी जा सकती। तो ये अनुच्छेद 4 था धार्मिक स्वतंत्रताओं से रिलेटेड। अब बात करते हैं अनुच्छेद 5, शिक्षा एवं संस्कृति से संबंधित अधिकार, 29 से लेकर 30 तक का। 29 क्या कहता है? जो अल्पसंख्यक होते हैं, माइनॉरिटी होती हैं। अल्पसंख्यक क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए हम अल्पसंख्यक काम राज्य से रिलेटेड होते हैं, कि पूरे देश में नहीं होते, राज्य से रिलेटेड होते हैं। मान लीजिए किसी राज्य में मुस्लिमों की संख्या कम है और हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, तो वो मुस्लिम क्या है? वहाँ के माइनॉरिटी हैं। या कहीं मान लो जैसे हमारा उत्तरी पूर्वी जो भारत है, उसमें क्या मान लो कहीं पे जैसे नागालैंड है या जो है असम है, यहाँ पर मान लो हिंदुओं की संख्या क्या है? कम है, ईसाइयों की संख्या क्या है? ज़्यादा है। तो वहाँ पर हिंदू क्या है? माइनॉरिटी के अंदर आते हैं, अल्पसंख्यक के अंदर आते हैं। जो अल्पसंख्यकों से जुड़ा है वो 5वां अनुच्छेद है। वे अल्पसंख्यक क्या कर सकते हैं? अपने हितों की रक्षा का संरक्षण कर सकते हैं, अपने कल्चर को बढ़ावा दे सकते हैं, अपनी लिपि को बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है, और अपनी भाषा को बढ़ावा दे सकते हैं। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 29 के तहत। पूछ लेगा अल्पसंख्यक अपनी लिपि को या अपनी संस्कृति को या अपनी भाषा को जो है संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यकों से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 30 क्या कहता है? जो अल्पसंख्यक होते हैं वो शिक्षा संबंधी अपने संस्थान बना सकते हैं, ठीक है। शिक्षा संबंधी क्या बना सकते हैं? संस्थान बना सकते हैं। जैसे मुस्लिम माइनॉरिटी है तो मदरसे बना सकती है, हिंदू माइनॉरिटी है तो वो अपने विद्यालय बना सकते हैं, संस्कृत विद्यालय हो सकते हैं, हिंदी विद्यालय हो सकते हैं, उनको बना सकती है। तो ये दो जो है अल्पसंख्यकों से जुड़े हुए टॉपिक जो अनुच्छेद हमारे शिक्षा एवं संस्कृति से संबंधित। फिर आता है एक बात, जैसे हम लगातार जैसे चल रहे 29 से 30, अब आता है 31 जो कि हमने पहले डिस्कस कर लिया था। 31 जो संपत्ति का अधिकार, 19F और 31 को संपत्ति का अधिकार था, उसको हटाकर कहाँ? कानूनी अधिकार के अंदर रख दिया है 300A में। अनुच्छेद 300A में अब इसको कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया। किन किन को? 19F और 31 को, ठीक है। इसको हम ऐसे याद रखेंगे। तो पूछ लेगा संविधान के किस भाग को जो है हटाकर कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया है? तो वो है हमारा 19F और 31 अनुच्छेद 30A के अंदर रख दिया गया है। तो हमारे
दो अधिकार जो हो चुके हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक, शिक्षा एवं संस्कृति का संबंधी अधिकार 29 और 30, ये 2 अधिकार हमारे हो गए। 5 अधिकार हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आता है हमारा छठा अधिकार, संवैधानिक उपचारों का संबंधी अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, इसको भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा इस अनुच्छेद को 32 को संविधान की आत्मा या हृदय के रूप में माना है। किसने? यहाँ से 1 नंबर में पूछ लेगा, संविधान के किस भाग को या किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा या हृदय के रूप में माना है, तो वो है अनुच्छेद 32। अगर अनुच्छेद 32 को हटा दिया जाए तो जो ये जितने बचे हुए हमारे अधिकार हैं ये किसी काम के नहीं है। अनुच्छेद 32 क्या कहता है? अनुच्छेद 32 कहता है कि यदि आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 26 के तहत और हाई कोर्ट में 32 के तहत और हाई कोर्ट में 226 के तहत हम अपने अधिकारों का हनन होने पर अपील कर सकते हैं। कहाँ लिखा हुआ है? अनुच्छेद 32 में। और अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा या हृदय किसने कहा है? भीमराव रामजी अंबेडकर ने कहा है। ठीक है। और संवैधानिक जो अनुच्छेद 32 में जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है वो अधिकारों से संबंधित 5 तरह की रिट जारी कर सकता है, 5 तरह के परमादेश जारी कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। ठीक है। पूछ लेगा यहाँ से जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, मौलिक अधिकारों से रिलेटेड कितनी रिट जारी कर सकता है? तो 5 रिटें जारी कर सकता है। ये रिटें कौन कौन सी है उसके बारे में जानते हैं। पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में भी इसको याद रखिएगा, ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। दूसरा है प्रतिषेध, मैंडमस। फिर तीसरा है परमादेश, प्रोहेबिटेशन। और फोर्थ है उत्प्रेक्षण, सरसरी। और 5वां है अधिकार प्रेक्षा, क्यू वोरेंटो। ये 5 तरह की रिटें कौन जारी कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जारी कर सकता है। किस से जुड़े? अनुच्छेद 32 में। ठीक है। किन से? मौलिक अधिकारों से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ से पूछ सकता है। चलिए एक एक को बारीकी से समझ लेते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस क्या कहता है? जब भी किसी नागरिक को अवैध रूप से बंदी बना लिया जाता है तो उसका अधिकार है कि वो न्यायालय में अपनी अपील दायर कर सकता है। ठीक है, न्यायालय में अपनी शरण ले सकता है। अवैध रूप से बंदी जो नागरिक होता है वो सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकता है। और सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? जब बनाया गया कैदी है उसको 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय में पेश करना होगा। यहाँ पर एक बार बात और ऐड कर लेते हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो अपराधी है उसको केस में न्यायालय में पेश किया जाएगा। तो यहाँ से पूछ लेगा कि अवैध रूप से बंदी जो नागरिक है उसको कितने घंटे के अंदर अंदर न्यायालय में पेश करना होता है? तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर पेश करना होता है। ये न्यायालय जो है, ये मौलिक अधिकार जो 32 अनुच्छेद है ये हमें पूर्ण आज़ादी देता है कि हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं अगर हम अवैध रूप से जो है बंदी बनाए गए हैं। ठीक है। फिर दूसरा है प्रतिषेध मैंडमस। ये क्या कहता है? ये जो अधीनस्थ न्यायालय होती हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट होती हैं, उनको जारी किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। दूसरे में क्या कहता है? जो अधीनस्थ न्यायालय होती हैं उनको अपने क्षेत्र से बाहर जो काम करते हैं, क्षेत्र से हटके जो काम करती हैं, जो निचली अदालतें होती हैं, अधीनस्थ न्यायालय जो होते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट होती हैं, इनको अपने क्षेत्र से बाहर काम करने के उसमें विपरीत में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा क्या दिया, रोक लगाई जाती है इसके ऊपर। ठीक है। 1 नंबर में पूछ लेगा यहाँ से कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जो अधीनस्थ न्यायालय को कौन सा निम्नलिखित में से कौन सी रिट के द्वारा उसको क्षेत्र से बाहर काम करने के लिए रोकता है? तो वो है मैंडमस या प्रतिषेध। अब तीसरा आता है परमादेश, प्रोहेबिटेशन। मान लीजिए कोई पदाधिकारी है, वो सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, तो वहाँ पर उस मामले में परमादेश रिट जारी कर सकता है कौन? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। किसके खिलाफ? पदाधिकारी के खिलाफ। जैसे कोई सार्वजनिक पदाधिकारी होता है या पदाधिकारी होता है, वो सार्वजनिक कर्तव्यों का क्या ना कर रहा हो? पालन ना कर रहा हो, सरकारी जो
अफसर होते हैं वो काम ना कर रहे हों, कर्तव्य का पालन ना कर रहे हों, तो कौन सी रिट जारी कर सकते हैं? परमादेश। कौन जारी करेगा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जारी की जाएगी। फिर आता है उत्प्रेक्षण, सरसरी। यह अधीनस्थ न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा दी जाती है। कब? जब कोई मामला अधीनस्थ न्यायालय क्या कर दे? निलंबित कर दे, सस्पेंड कर दे, तो उस एवज में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उस निलंबित मामले को अपने पास मंगवा सकती है। सबऑर्डिनेट कोर्ट से, अधीनस्थ न्यायालय से निलंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने पास से मंगवा सकती है। ये इस रिट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ जो है वो मामले मंगवा सकती है अपने पास। ठीक है, तो कौन सी रिट के द्वारा? उत्प्रेक्षण या सरसरी के द्वारा। आगे आता है अधिकार परीक्षा। जब कोई पदाधिकारी अपने अधिकार से होकर बाहर काम करता है, अधिकार से होकर बाहर काम करता है, मान लीजिए सलमान खान जैसे काम करता है, अपनी पावर का मिसयूज करता है, तब उस एवज में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा अधिकार परीक्षा क्यू वारंटो जारी की जाती है। रिट किसके खिलाफ? पदाधिकारी के खिलाफ। और पूछा जाता है कि आप किस जो है पावर से इतना जो है ओपनली आप काम कर रहे हैं, अपने कानून से हट के आप काम कर रहे हैं। ठीक है, किसके द्वारा? अधिकार परीक्षा क्यू वारंटो के द्वारा। ठीक है, जब पदाधिकारी कानून से बाहर होकर काम करता है तो वहाँ पर क्यू वारंटो रिट जारी की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा। आई होप ये पांचों रिट जो आपको अच्छे से याद हुई होंगी। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या है? जब नागरिक को अवैध रूप से बंदी बनाया जाता है, ठीक है, तो वो न्यायालय की शरण ले सकता है। 32 के जो है 24 घंटे के अंदर अंदर अवैध व्यक्ति को या नागरिक को किस में? न्यायालय में पेश किया जाना जरूरी है। फिर आता है प्रतिषेध मैंडमस। अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ जो है ये रिट जारी होती है। कब? जब वो अपने क्षेत्र से बाहर काम करता है। और कौन रिट जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। फिर आता है परमादेश, प्रोहिबिटेशन। जब कोई पदाधिकारी अपने कर्तव्य का पालन ना करे तो उस एवज में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा ये परमादेश, परम आदेश, ठीक है ना, परम आदेश किसको जारी किया जाता है? पदाधिकारी को। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा। कब? जब वो अपने कर्तव्यों का पालन ना करे। कैसे भी घुमाकर दे सकता है। फिर आता है उत्प्रेक्षण, सरसरी। अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ जब अधीनस्थ न्यायालय में कोई मामला सस्पेंड किया जाता है या निलंबित किया जाता है, उस निलंबित मामले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगवा सकती है। किस रिट के द्वारा? उत्प्रेक्षा या सरसरी के द्वारा। और पांचवी है अधिकार परीक्षा। देखो इसी में अधिकार छिपा हुआ है, अधिकार कि भाई किस अधिकार से? जब कोई पदाधिकारी विधि से बाहर होकर काम करता है, कानून से हटके जो काम करता है, अपनी मनमानी का काम करता है, तो उस एवज में जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा क्यू वारंटो जारी की जाती है रिट। ठीक है, तो यहाँ से पांचों की पांचों रिट जो है आपको अच्छे से याद हो गई होगी और इसको नोट डाउन बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा। अब आती है कुछ अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद जो है 35 के ऊपर हम बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 33 क्या कहता है? जो हमारे सशस्त्र बल हैं, ठीक है, सशस्त्र बल जैसे हमारी आईटीबीपी हैं, जितनी भी हमारी आर्मी वगैरह है, मिलिट्री है, इनके अधिकारों के ऊपर थोड़ी सी रोक लगाता है। तो कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 33 के तहत। पूछ लेगा सेना के जो अधिकार हैं उनके ऊपर रोक लगाई जा सकती है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 33 के तहत। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है। फिर अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ। मान लीजिए किसी राज्य में सेना का शासन है, ठीक है ना, सैनिक शासन है, उस एवज में भी क्या लगा सकते हैं? वहाँ के जो मौलिक अधिकार हैं, संसद के द्वारा मौलिक अधिकारों पर क्या लगाई जा सकती है? प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, कौन लगाएगी? संसद प्रतिबंध लगाएगी। पूछ लेगा अनुच्छेद 34 या मार्शल लॉ के दौरान मौलिक अधिकारों को कौन प्रतिबंधित कर सकता है? तो वो है संसद के द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकता है। ठीक है, अब आता है अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 क्या कहता है? संसद कुछ मौलिक अधिकारों की संरक्षण हेतु कानून बना सकती है। कुछ मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए, इम्पोर्टेंस देने के लिए क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। तो पूछ लेगा जो संसद है वो मौलिक अधिकारों का क्या प्रभावी बनाने के लिए क्या कानून बना सकती है? बिल्कुल बना सकती है। ठीक है, तो कौन कौन से के ऊपर काम कर सकती है? अनुच्छेद 16 के अनुच्छेद 16(3) में और 33 और 34 को प्रभावी बनाने के लिए संसद के द्वारा कानून बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ
जो अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ टॉपिक, अनुच्छेद जो है 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक हमने इनको कवर किया है। ठीक है, तो 33 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 25 से लेके 28 तक। शिक्षा एवं संस्कृति से संबंधित कहाँ से कहाँ तक है? 29 से 30। और फिर आगे आता है 31 में क्या कहता है? संपत्ति का अधिकार, जो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 300A में ले जाया गया है। ठीक है, और कानूनी अधिकार बना दिया गया। फिर आता है हमारा अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत। और अनुच्छेद 32 को ही क्या कहा गया? डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के द्वारा क्या कहा गया है? अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है इसको। ठीक है, अगर ये 32 ना हो तो ये जितने भी हमारे मौलिक अधिकार हैं इसके कोई काम के नहीं। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में मौलिक अधिकारों को हनन होने की एवज में क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। ठीक है, फिर अनुच्छेद 32 में कहता है कि मौलिक अधिकारों के हनन पर जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट 5 तरह की रिट जारी कर सकता है। पहला कौन सा? हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। दूसरा है मैंडमस परमादेश। फिर तीसरा कौन सा? प्रोहिबिटेशन परमादेश जारी कर सकता है। फिर है सरसरी, क्या है? उत्प्रेक्षण। और क्यू वारंटो, अधिकार परीक्षा जारी कर सकता है। ठीक है, कौन जारी करता है? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। फिर आता है अनुच्छेद 33, सशस्त्र बल के जितने भी हमारे जैसे नेवी है, एयरफोर्स है, ITBP है, ठीक है, इन सब के अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, फिर आता है अनुच्छेद 34, किसकी बात करता है? मार्शल लॉ या सैनिक शासन के ऊपर बात करता है। और सैनिक शासन में कौन अधिकारों को प्रतिबंध कर सकती है? संसद के द्वारा प्रतिबंध लगाया जाता है। अनुच्छेद 35 में क्या कहता है? 35 में क्या कहता है? संसद कुछ मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। तो वो कौन कौन से के ऊपर काम कर सकती है? 16(3) के अंदर, 33 और 34 के अंदर। ठीक है, 33 में क्या आता है? सशस्त्र बल के ऊपर प्रभावी रूप से बनाने के लिए कानून बना सकती है। 34 क्या आता है? मार्शल लॉ के अंतर्गत। और 16 के अंतर्गत। ठीक है, आई होप आपको पूरा जो है टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा और आप अच्छे से प्रॉपर नोट्स भी बना रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मौलिक अधिकार हमने पढ़ लिए हैं 12 से लेके जो है 35 तक के। अब आगे बात करते हैं मौलिक कर्तव्य के ऊपर। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों के ऊपर नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसको देखना मत भूलिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।